दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड की 3 ऐसी अभिनेत्रियां जिन पर कभी पूरा देश दीवाना था, उनकी जिंदगी में ऐसे राज भी छिपे थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर क्यों एक अभिनेत्री की मौत आज भी सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। दूसरी का नाम देश के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ जोड़ा गया। आखिर क्यों वो अंडरवर्ल्ड का डॉन उस एक्ट्रेस को एक रात के लिए अपने पास बुलाया था। और तीसरी, एक भयानक हादसे के बाद अपनी पहचान तक भूल गई। कौन करवाया था यह हादसा? आखिर इन तीनों के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? आइए हम आपको बताते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे की कहानी में कई ऐसे सच सामने आएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं माधुरी दीक्षित के बारे में। एक ऐसी हीरोइन जिसके एक इशारे पर पूरा बॉलीवुड थरथराता था, जिसकी एक मुस्कान पर करोड़ों दिल धड़कते थे, जिसके नाम की तख्ती किसी भी फिल्म के पोस्टर पर लग जाए तो उस फिल्म की कामयाबी तय मानी जाती थी। लेकिन इसी हीरोइन की जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा भी था जिसे आज तक किसी ने खुलकर बयान नहीं किया। एक ऐसा शख्स जो दुबई में बैठकर पूरे बॉलीवुड की डोर अपने हाथ में थामे हुए था। उसने इस हीरोइन पर अपनी नजर गड़ाई, और जब इस हीरोइन ने उसे ना कहा तो रातों रात उसका पूरा करियर तबाह हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस डॉन को नहीं पता था कि महाराष्ट्र में एक शेर बैठा है। एक ऐसा शेर जिसके दहाड़ने पर बड़े से बड़े डॉन की भी घिघी बंध जाती थी। यह कहानी है बॉलीवुड की धक धक गर्ल की। यह कहानी है माधुरी दीक्षित की। दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं रहते, बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। माधुरी दीक्षित एक ऐसा ही नाम है। 80 और 90 के दशक में जब माधुरी दीक्षित किसी फिल्म में होती थीं, तो उस फिल्म की कामयाबी लगभग तय मानी जाती थी। उन्हें बॉलीवुड की लेडी अमिताभ बच्चन तक कहा जाने लगा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब नई उम्र की लड़कियां खुद को माधुरी दीक्षित की तरह देखने लगी थीं। उनके इसी जादू को लेकर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे एक ऐसी दास्तान छुपी थी जो बेहद दर्दनाक थी। एक ऐसी दास्तान जो सफलता, दर्द, मजबूरी और हिम्मत से भरी हुई थी। 15 मई 1967 को महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसके पिता का नाम था शंकर दीक्षित और माता का नाम था स्नेहलता दीक्षित। घर का माहौल सादा था, संस्कार गहरे थे। बचपन से इस बच्ची के मन में एक सपना था, डॉक्टर बनने का। डिवाइन चिल्ड्रन हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई और आगे चलकर मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया। लेकिन किताबों के साथ साथ उनके पैर एक अलग ही ताल पर थिरकते थे। नृत्य का ऐसा जुनून था कि उन्होंने पूरे 8 साल तक इंडियन क्लासिकल डांस कथक की बाकायदा ट्रेनिंग ली। स्कूल के कंपटीशन में जब वह परफॉर्म करती थीं तो लोग देखते ही रह जाते थे। यही वह पल था जब ग्लैमर की दुनिया ने उन्हें अपनी तरफ खींचना शुरू किया। मात्र 17 साल की उम्र में माधुरी दीक्षित ने 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध के लिए ऑडिशन दिया। उनकी बहन ने उन्हें इस ऑडिशन के लिए प्रेरित किया था। काम मिल गया, लेकिन घर में तूफान आ गया। परिवार का कहना था कि भले घर की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती, लेकिन माधुरी अपनी जिद पर डटी रहीं और आखिरकार परिवार को झुकना पड़ा। इसी साल एक टीवी सीरियल मुंबई मेरी है के लिए भी उन्होंने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गईं। लेकिन दूरदर्शन ने पहला एपिसोड देखने के बाद उसे खरीदने से साफ मना कर दिया। यह माधुरी के लिए पहली ठोकर थी, लेकिन आखिरी नहीं। अगले कई साल माधुरी दीक्षित के लिए संघर्ष की आग में जलते हुए गुजरे। 1985 में राजेश खन्ना की आवारा बाप, 1986 में स्वाति, फिर दयावान, प्रेम प्रतिज्ञा, वर्दी इलाका, मुजरिम, एक के बाद एक फिल्में आईं और एक के बाद एक डूबती चली गईं। अनिल कपूर के साथ हिफाजत आई, जैकी श्रॉफ और रजनीकांत के साथ उत्तर दक्षिण आई, लेकिन दोनों फ्लॉप। माधुरी में हीरोइन बनने का पूरा हुनर था, पूरी काबिलियत थी, लेकिन एक बड़ी हिट की जरूरत थी जो उनकी किस्मत का बंद दरवाजा खोल दे। और तब माधुरी दीक्षित ने एक ऐसा फैसला किया जो उनके लिए आसान नहीं था। फिल्म दयावान में उन्होंने अपने से 30 साल बड़े हीरो विनोद खन्ना के साथ काम किया। इस फिल्म में कुछ ऐसे साहसी दृश्य भी थे जिन्होंने उस दौर के दर्शकों को हिला दिया। लोग उन्हें भला बुरा भी कहने लगे, लेकिन दीवाने उसी रफ्तार से बढ़ते चले गए। इसके बाद माधुरी को एक और धक्का लगा। फिल्म
प्रेम प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने माधुरी को अंदर तक तोड़ दिया। फिल्म में एक जबरदस्ती वाला दृश्य फिल्माया जाना था। बताया जाता है कि उस दृश्य के दौरान सामने वाले अभिनेता ने अपनी सारी हदें पार कर दी। माधुरी उस रात सारे वक्त रोती रहीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब वह किसी को भी खुद के करीब आने का मौका नहीं देंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर आई वह फिल्म जिसने माधुरी दीक्षित की पूरी जिंदगी बदल दी। 1988 में आई फिल्म तेजाब। अनिल कपूर के साथ माधुरी का यह जोड़ा पर्दे पर जादू बन गया। 1 2 3 गाने ने पूरे हिंदुस्तान को दीवाना कर दिया। सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ पड़ी और इसी कामयाबी के साथ माधुरी दीक्षित नाम का सितारा बॉलीवुड के आसमान पर जगमगाने लगा। इसके बाद माधुरी को पता चला कि सुभाष घई फिल्म राम लखन बना रहे हैं। माधुरी ने खुद पहल की। अपने मैनेजर के जरिए सुभाष घई से मिलने पहुंची। सुभाष घई उन्हें अपने फार्म हाउस ले गए। सारी रात स्क्रिप्ट पर चर्चा होती रही। सुबह तक माधुरी दीक्षित के हाथ में राम लखन का रोल था। बॉलीवुड में यह बात मशहूर थी कि सुभाष घई हर नई हीरोइन के साथ इसी तरह रात भर स्क्रिप्ट डिस्कशन किया करते थे। राम लखन सुपर डुपर हिट रही। 1989 में माधुरी की 8 फिल्में रिलीज हुईं। 1990 में थानेदार, दिल, जमाई राजा, किशन कन्हैया, सैलाब जैसी फिल्में आईं। अनिल कपूर के साथ फिल्म बेटा में धक धक करने लगा। गाने ने उन्हें धक धक गर्ल का खिताब दिला दिया, जो आज भी उनकी पहचान है। आमिर खान के साथ आई फिल्म दिल ने उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। माधुरी दीक्षित अब बॉलीवुड की सबसे चमकती हुई हीरोइन बन चुकी थीं, लेकिन पर्दे पर जिंदगी जितनी रोशन थी, पर्दे के पीछे उतनी ही उलझी हुई थी। फिल्म साजन के दौरान माधुरी दीक्षित की जिंदगी में संजय दत्त की एंट्री हुई। संजय दत्त पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दोनों के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चला। 1993 में खलनायक आई, जिसमें माधुरी और संजय दत्त पर फिल्माया गया चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे क्या है, चोली के... गाना 22 तरह के प्रतिबंधों के बावजूद पूरे देश में गूंजता रहा। यह फिल्म दोनों के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। लेकिन इसी साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में संजय दत्त का नाम सामने आया और माधुरी दीक्षित ने बिना एक पल गंवाए उनसे दूरी बना ली। इसके बाद माधुरी दीक्षित की जिंदगी में अनिल कपूर के साथ एक गहरा रिश्ता पनपने लगा। लगभग 18 फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया जो पर्दे से उतरकर असल जिंदगी में भी दिखने लगा। लेकिन जब अनिल कपूर की पत्नी शोभा को इस रिश्ते की खबर लगी, उन्होंने अपने पति की लगाम खींच ली और माधुरी एक बार फिर अकेली रह गईं। मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी यही हुआ। कई फिल्में साथ कीं, रिश्ता गहरा हुआ, लेकिन जब मिथुन की पत्नी ने मोर्चा संभाला तो यह कहानी भी वहीं खत्म हो गई। क्रिकेटर अजय जडेजा माधुरी की जिंदगी में आए। दोनों ने शादी की बातें भी कीं, लेकिन अजय जडेजा की रॉयल फैमिली ने माधुरी को कभी स्वीकार नहीं किया। और जब अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आया, माधुरी ने उनसे भी दूरी बना ली। जैकी श्रॉफ के साथ भी उनका नाम जुड़ा। वह भी शादीशुदा थे। वह कहानी भी उनकी पत्नी के आगे आने के बाद खत्म हो गई। माधुरी दीक्षित की जिंदगी में प्यार बार बार आया, लेकिन हर बार अधूरा ही रहा। हर बार किसी न किसी वजह से यह कहानी टूट गई। लेकिन इन सब प्रेम कहानियों से भी बड़ा एक अंधेरा उनकी जिंदगी में दस्तक दे रहा था। एक ऐसा अंधेरा जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसे बॉलीवुड ने हमेशा अपने सीने में दफन रखा। जब माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, उसी दौरान मुंबई के अंडरवर्ल्ड की पकड़ बॉलीवुड पर बेहद मजबूत होती जा रही थी। उस दौर का सबसे खतरनाक और सबसे दहशतनाक नाम था दाऊद इब्राहिम। दुबई में बैठकर वह पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की डोर अपने हाथ में थामे हुए था। वह दुबई में बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करता था। इन पार्टियों में बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारों को बुलाया जाता था और इस बुलावे को ठुकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी, चाहे वह शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या कोई भी बड़ी हीरोइन। जो बुलावा आया
उसे स्वीकार करना ही होता था। यह बॉलीवुड का अलिखित कानून बन चुका था। माधुरी दीक्षित जब अपने करियर की बुलंदी पर थीं, तब दाऊद इब्राहिम की नजर उन पर भी पड़ी। माधुरी की खूबसूरती, उनका जलवा, उनकी शोहरत, सब कुछ ने दाऊद को पागल कर दिया। उसने माधुरी तक अपना संदेश पहुंचाया, लेकिन माधुरी उस वक्त कामयाबी की ऐसी ऊंचाई पर थीं कि शायद उन्हें इस बात का पूरा एहसास नहीं था कि यह बुलावा किसकी तरफ से आ रहा है और इसे नकारने की कीमत क्या हो सकती है। उन्होंने इनकार कर दिया, और इस एक इनकार ने माधुरी दीक्षित की पूरी दुनिया पलट दी। रातों रात माधुरी दीक्षित के पास आने वाली फिल्मों के ऑफर बंद हो गए। जिन प्रोड्यूसर्स ने उनसे फिल्में साइन कराई थीं, उन्होंने भी किनारा कर लिया। यहां तक कि जिन फिल्मों के लिए माधुरी पहले ही साइनिंग अमाउंट ले चुकी थीं, उन फिल्मों से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। माधुरी दीक्षित समझ नहीं पा रही थीं कि अचानक यह सब क्यों हो रहा है। हर तरफ से दरवाजे बंद हो रहे थे, हर तरफ से खामोशी थी, और जब असलियत पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दाऊद इब्राहिम ने पूरी इंडस्ट्री में यह फरमान जारी कर दिया था कि माधुरी दीक्षित को कोई भी अपनी फिल्म में नहीं लेगा। किसी भी प्रोड्यूसर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस फरमान को ठुकरा सके, क्योंकि इस फरमान को ठुकराने का मतलब था अपने काम धंधे की तबाही और खुद की जिंदगी को खतरे में डालना। अब माधुरी के सामने एक ही रास्ता था, या तो अपना करियर हमेशा के लिए खत्म होते देखो, या फिर उस बुलावे को स्वीकार करो जिसे एक बार ठुकरा चुकी थीं। माधुरी दीक्षित ने अपना करियर चुना। उन्होंने खुद दाऊद तक संपर्क किया और दुबई में आयोजित एक पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। वह पूरी तैयारी के साथ उस पार्टी में गईं। 1, 2, 3 और राम लखन के गानों पर परफॉर्म किया, और उस रात जो हुआ उसकी भनक पूरी इंडस्ट्री को थी, लेकिन कोई भी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं रखता था। इसके बाद माधुरी दीक्षित को काम मिलने लगा। उनका करियर एक बार फिर पटरी पर आ गया, और कहते हैं कि इसके बाद जब भी दाऊद इब्राहिम ने माधुरी को बुलाया, माधुरी बिना किसी नखरे के चली गईं। यह सिलसिला चलता रहा और इंडस्ट्री देखती रही, लेकिन किसी की जुबान पर ताला लगा हुआ था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने दाऊद इब्राहिम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मुंबई में एक शख्स था जिसकी दहाड़ से पूरा महाराष्ट्र थरथराता था, जिसके एक इशारे पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते थे, जिसके सामने बड़े से बड़े नेता भी घुटने टेक देते थे। वह शख्स था बाल ठाकरे, शिवसेना के वह सर्वेजरवा जिन्हें मुंबई का असली बादशाह कहा जाता था। बाल ठाकरे के लिए महाराष्ट्र की माटी और महाराष्ट्र की संतानें सबसे पहले थीं, और माधुरी दीक्षित महाराष्ट्र की बेटी थीं। एक ऐसी बेटी जिस पर पूरे महाराष्ट्र को नाज था। जब बाल ठाकरे को माधुरी दीक्षित के साथ हुई इस पूरी कहानी की भनक लगी, तो उनके अंदर का शेर जाग उठा। कहते हैं कि उन्होंने जो कदम उठाया, उससे दाऊद इब्राहिम के मुंबई नेटवर्क की नींव हिल गई। बाल ठाकरे का मुंबई में जो असर था, वह किसी से छुपा नहीं था। दाऊद का पूरा कारोबार मुंबई के रास्ते ही चलता था, और मुंबई में शिवसेना की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अगर बाल ठाकरे ने ठान लिया होता तो दाऊद का मुंबई से जुड़ा हर रास्ता बंद हो सकता था। कहते हैं कि यही वह दबाव था जिसने दाऊद को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि माधुरी दीक्षित को बार बार परेशान करना अब उसके लिए भी खतरे से खाली नहीं है। बाल ठाकरे का नाम ही उस दौर में एक ऐसी ढाल था जिसके आगे बड़े से बड़े डॉन की भी हिम्मत टूट जाती थी। यह वही दौर था जब बाल ठाकरे खुलेआम कहते थे कि अगर किसी ने महाराष्ट्र की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और दाऊद इब्राहिम यह बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि बाल ठाकरे जो कहते हैं वह करके भी दिखाते हैं। इसके बाद शाहरुख खान के साथ अंजाम, फिर कोयला और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों ने माधुरी को एक बार फिर सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाया। देवदास उनके करियर की पहली पारी की आखिरी बड़ी हिट साबित हुई। लेकिन अब माधुरी दीक्षित थक चुकी थीं। इस चमकदार दुनिया की काली सच्चाइयों ने उन्हें अंदर तक थका दिया था। उन्होंने तय किया कि अब एक नई शुरुआत करनी है। साल 1999 में माधुरी दीक्षित अपने भाई से मिलने कैलिफोर्निया गईं, और वहां उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर श्रीराम नेने से। डॉक्टर नेने फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें बॉलीवुड की चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं था, और शायद यही बात माधुरी को सबसे ज्यादा पसंद आई।
पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। 17 अक्टूबर 1999 को माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली। बॉलीवुड की धक धक गर्ल अब माधुरी श्रीराम नेने बन चुकी थीं और इसी के साथ उनकी जिंदगी का एक अध्याय बंद हो गया। वह अध्याय जो संघर्ष, सफलता, दर्द, मजबूरी और एक अनकही खामोशी से भरा हुआ था। बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में जहां हर तरफ रोशनी दिखती है, वहां कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जो कभी सामने नहीं आते। माधुरी दीक्षित की यह कहानी उन्हीं अंधेरों में से एक है। तो दोस्तों, यह थी माधुरी दीक्षित की वह अनकही दास्तान जिसे बॉलीवुड ने हमेशा अपने सीने में दफन रखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं दिव्या भारती के बारे में। 5 अप्रैल 1993 रात के 11:30 बज रहे थे। मुंबई के वर्सोवा की एक इमारत की 5वीं मंजिल पर एक लड़की खिड़की पर बैठी थी, हाथ में शराब का गिलास, चेहरे पर हल्की मुस्कान, और अगले कुछ सेकंड में वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे कंक्रीट पर जा गिरी। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी, सिर्फ 19 साल की उम्र में। और उस रात जो हुआ, उसका सच आज तक किसी को नहीं पता। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये कहानी है दिव्या भारती की, एक ऐसी लड़की जिसे बॉलीवुड ने बार बार रिजेक्ट किया, जिसे कहा गया बहुत छोटी है, जिसे कहा गया एक्टिंग नहीं आती। राधा का संगम, सौदागर, एक के बाद एक फिल्में उसके हाथ से छिनती रहीं, लेकिन दिव्या रुकी नहीं। जब बॉलीवुड ने दरवाजा बंद किया तो वो साउथ चली गई। 1990 में वेंकटेश डग्गुबाती के साथ बोब्बिली राजा, और साउथ की पूरी ऑडियंस उसकी दीवानी हो गई। लेकिन दिल तो बॉलीवुड में ही था, और वो मौका 1992 में आया, एक गाने से, 7 समुंदर पार, विश्वत्मा का वो गाना जिसने रातों रात दिव्या भारती को पूरे देश की पहचान दे दी। इसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई, शोला और शबनम, दीवाना, और उसी साल 10 से ज्यादा फिल्में। 19 साल की उम्र में दिव्या भारती बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थीं, लेकिन इस चमकती हुई जिंदगी के पीछे एक राज छुपा था, एक बड़ा राज जो दुनिया को नहीं पता था। शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान एक दिन सेट पर एक शख्स आया, नाम साजिद नदियादवाला, फिल्म प्रोड्यूसर, गोविंदा का दोस्त, दिव्या से 9 साल बड़ा। साजिद ने दिव्या को देखा और देखता रह गया। दिव्या को भी साजिद पसंद आए, दोस्ती हुई, फिर प्यार, और फिर 10 मई 1992 को बेहद चुपके से दोनों ने शादी कर ली। इस्लामिक रीति रिवाज से दिव्या भारती सना नाडियावाला बन गई। लेकिन दुनिया को कुछ नहीं पता था, मीडिया को नहीं, फैंस को नहीं, यहां तक कि दिव्या के पिता को भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस जमाने में एक डर था, शादी हो जाए तो करियर खत्म। दिव्या ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। शादी के बाद दोनों वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर रहने लगे। साथ में थी दिव्या की नौकरानी अमृता, जो बचपन से दिव्या की देखभाल करती थी, जो दिव्या को अपनी बेटी की तरह समझती थी। जिंदगी खूबसूरत थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशी कितनी छोटी है। 5 अप्रैल 1993 दिव्या हैदराबाद से शूटिंग खत्म करके सुबह मुंबई वापस आई, और उसी दिन एक बड़ा सपना पूरा हुआ। बांद्रा वेस्ट के नेपट्यून अपार्टमेंट्स में एक 4 BHK फ्लैट का सौदा फाइनल हो गया। 19 साल की उम्र में अपनी कमाई से मुंबई में अपना घर। दिव्या इतनी खुश थी कि उसने अगले दिन की शूटिंग भी पोस्टपोन कर दी। शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला को बुलाया अपनी आने वाली फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम्स फाइनलाइज करने के लिए। नीता अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ आए। दिव्या का भाई कुणाल भी था। शराब खुली, बातें हुई, हंसी गूंजी, लेकिन साजिद वहां नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शाम दिव्या और साजिद के बीच काफी तीखी बहस हुई थी, और साजिद घर से निकल गए थे। किसी मीटिंग का बहाना था, लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता। रात के 11 बजे कुणाल ने कहा, मुझे जरूरी काम है, और चला गया। घर में बचे दिव्या, नीता, डॉक्टर श्याम और किचन में अमृता स्नैक्स बना रही थी। टीवी चल रही थी। माहौल सामान्य था, लेकिन यह सामान्य ज्यादा देर नहीं रहा। थोड़ी देर बाद दिव्या उठी, ड्राइंग रूम से बालकनी की तरफ चली गई।
बालकनी में एक खिड़की थी, उस पूरी इमारत की वो इकलौती खिड़की जिसमें लोहे की कोई ग्रिल नहीं थी। दिव्या अक्सर वहां बैठती थी, खुद को शांत करने के लिए, बाहर मुंबई की रोशनी देखने के लिए। उस रात भी वो उसी खिड़की पर जा बैठी, हाथ में शराब का गिलास। नीता अंदर से बातें कर रही थी, दिव्या जवाब दे रही थी। और फिर एक पल, बस एक ही पल, दिव्या का बैलेंस बिगड़ा और वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे जा गिरी। अमृता की चीख ने पूरी इमारत को हिला दिया। नीता और डॉक्टर श्याम भागते हुए नीचे आए। दिव्या जमीन पर थी, खून से लथपथ, बेहोश, लेकिन सांसें अभी भी चल रही थीं। डॉक्टर श्याम उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे और नीता दिव्या के माता पिता को खबर देने गई। रात के करीब 1 बजे दिव्या भारती को डेड घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम में पता चला, सिर में गहरी चोट, भयंकर इंटरनल ब्लीडिंग, जांघ की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी। सुबह होते होते यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जो लड़की कल तक सबके सपनों में थी, आज इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन यह सिर्फ मौत की खबर नहीं थी, ये ऐसे सवालों की शुरुआत थी जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। हॉस्पिटल में एक अजीब सीन था। दिव्या के पिता और भाई कुणाल वहां थे। घंटे गुजरते रहे। रात के करीब 3:45 बजे दिव्या की मां मीता भारती हॉस्पिटल पहुंची। दिव्या की मौत हुए घंटों बीत चुके थे। जैसे ही मां अंदर आईं, दिव्या के पिता और भाई दोनों उनकी तरफ दौड़े और चिल्लाने लगे, जो हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। मां चुप रहीं, कोई जवाब नहीं। आज तक कोई नहीं जानता उस रात मां इतनी देर से क्यों आई। आज तक कोई नहीं जानता पिता और भाई उन्हें जिम्मेदार क्यों बता रहे थे। ये सवाल आज भी हवा में लटके हैं। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार हुआ, विले पार्ले के क्रिमेटोरियम में। दिव्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था, माथे पर सिंदूर। साजिद ने पति की तरह सारी रस्में पूरी की, लेकिन नाडियावाला परिवार का कोई बड़ा सदस्य वहां नहीं था, एक भी नहीं। क्यों? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। नीता लुल्ला, डॉक्टर श्याम, अमृता, सबके बयान लिए गए। तीनों ने एक ही बात कही, हमने दिव्या को गिरते हुए नहीं देखा। सुइसाइड एंगल भी एक्सप्लोर हुआ। दिव्या की मां ने बताया था कि जब दिव्या बहुत एंग्री होती थी तो खुद को हर्ट करती थी। अमेरिका में एक बार सिगरेट से खुद को जला लिया था। लेकिन उसी दिन सुबह दिव्या ने अपना ड्रीम होम खरीदा था। फिल्म के कॉस्ट्यूम्स फाइनलाइज किए थे। अगले 21 फिल्म्स साइन हो चुकी थीं। जो इंसान जीना नहीं चाहता, वो ये सब क्यों करेगा? सुइसाइड थ्योरी कमजोर पड़ गई और तब कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहली बात, जिस खिड़की से दिव्या गिरी उसमें कोई ग्रिल नहीं थी। उस इमारत की बाकी सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ उसी एक खिड़की का ऑटो स्टॉपर गायब था। किसने हटाया? कब हटाया? क्यों हटाया? कोई जवाब नहीं। दूसरी बात, उस खिड़की के ठीक नीचे पार्किंग एरिया था। वहां हर रात गाड़ियां खड़ी रहती थीं, लेकिन उस रात एक भी गाड़ी नहीं थी। अगर एक भी गाड़ी होती तो शायद दिव्या बच जाती। कोइंसिडेंस या कुछ और? और फिर आई सबसे चौंकाने वाली बात। दिव्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद उनकी नौकरानी अमृता की भी मौत हो गई, हार्ट अटैक। अमृता वो इंसान थी जो उस रात वहां मौजूद थी। अमृता वो इंसान थी जिसने सबसे पहले वो चीख सुनी थी। पुलिस ने अमृता का पूरा बयान रिकॉर्ड नहीं किया था और इससे पहले कि वो कुछ और बता पाती, वो भी चली गई। इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी। अमृता कुछ जानती थी, कुछ ऐसा जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की बातें सामने आई थीं। दाऊद इब्राहिम का नाम। 90 के दशक का वो दौर था जब बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच दूरी बहुत कम थी। और 12 मार्च 1993 को, यानी दिव्या की मौत से सिर्फ 24 दिन पहले, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट्स हुए थे। उस समय ऐसी खबरें सामने आने लगीं कि दिव्या इन कनेक्शन से खुश नहीं थीं, कि दिव्या ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, कि कुछ लोग दिव्या की बढ़ती हुई ताकत से डरने लगे थे। लेकिन यह सब साबित नहीं हुआ, क्योंकि जांच कभी पूरी हुई ही नहीं। 4 साल तक पुलिस ने जांच की। 1998 में केस की फाइल बंद कर दी गई। ऑफिशियल वर्डिक्ट, एक्सीडेंटल डेथ, बस। लेकिन जिस खिड़की का ऑटो स्टॉपर गायब था, उसका जवाब नहीं मिला। उस रात पार्किंग में गाड़ी क्यों नहीं थी, इसका जवाब नहीं मिला।
अमृता की अचानक मौत, उसका जवाब नहीं मिला। मां घंटों बाद क्यों आई, इसका जवाब नहीं मिला। हर सवाल एक खुली खिड़की की तरह है जिसमें से सच कभी बाहर नहीं आया। 5 अप्रैल 1993 की उस सुबह दिव्या भारती ने अपना ड्रीम होम खरीदा था। मुस्कुराई थी, नए सपने देखे थे, और उस रात वो चली गई। 19 साल की उम्र, 21 साइंड फिल्म्स, एक सीक्रेट मैरिज और करोड़ों टूटे हुए दिल। कभी कभी एक सवाल मन में आता है, उस रात अगर साजिद घर में होते तो क्या होता? अगर उस खिड़की में ग्रिल होती तो क्या होता? अगर नीचे एक गाड़ी खड़ी होती तो क्या होता? क्या यह सब सच में कोइंसिडेंस था या किसी ने बहुत केयरफुली सब कुछ प्लान किया था? दिव्या भारती की मौत आज भी एक खुला सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, और यही सबसे बड़ा दर्द है। तो आपको क्या लगता है, दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था? और अगर उस रात अमृता जिंदा रहती तो क्या सच दुनिया के सामने आ जाता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं अनु अग्रवाल के बारे में। 1999 की एक बरसाती सुबह मुंबई से उत्तराखंड जाते वक्त एक कार बेकाबू हुई, हवा में 3 बार पलटी और चौपाटी के पास जाकर रुकी। जब लोग दौड़कर आए तो उन्हें जो मिला वो देखकर दिल दहल गया। शरीर में अनगिनत फ्रैक्चर्स, चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ और एक जान जो बस एक पतली सी सांस के सहारे टिकी थी। डॉक्टर्स ने परिवार को साफ बता दिया, बस कुछ दिनों की मेहमान हैं, और वो जो उस कार में थीं, वो वही थीं जिनकी एक झलक पाने के लिए 9 साल पहले पूरे हिंदुस्तान में लोगों की भीड़ उमड़ती थी। ये कहानी है अनु अग्रवाल की, वो नाम जिसे 1990 में एक पूरी जनरेशन ने दीवानगी से जिया था, वो चेहरा जिसे देखकर लाखों दिल बेखुदी में धड़कते थे, और वो लड़की जिसने आशिकी को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरा एहसास बना दिया था। लेकिन उस चमक के पीछे कितना दर्द था, उस फेम के भीतर कितनी तन्हाई थी, और आखिर वो लड़की जिसे पूरा देश चाहता था एक दिन अचानक गायब क्यों हो गई? आज उस सवाल का पूरा जवाब मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को एक लाइक और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर अनु अग्रवाल से जुड़ी आपकी कोई याद या राय हो तो उसे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अनु अग्रवाल की कहानी शुरू होती है 11 जनवरी 1969 को नई दिल्ली में, एक ऐसे घर में जहां पिता रमेश प्रकाश आर्य भारतीय वायुसेना से जुड़े थे और मां उर्मिला आर्य ने घर को एक ऐसी जगह बनाया था जहां बच्चे सपने देख सकते थे। घर में उन्हें अनीता कहा जाता था, एक नाम जो बाद में पूरी दुनिया के लिए अनु बन जाएगा। लेकिन यह बात तब किसी को नहीं पता थी। बचपन से ही अनीता में एक अजीब सी ऊर्जा थी, पढ़ाई में अव्वल, स्कूल के हर नाटक में आगे, हर कल्चरल प्रोग्राम में मौजूद, और 10वीं तक आते आते उन्होंने खुद नाटकों के लिए कहानियां लिखनी शुरू कर दी थीं। लेकिन जैसे जैसे बोर्ड्स करीब आए, घर का दबाव बढ़ा और अनीता ने चुपचाप वो सब किनारे रख दिया, क्योंकि उस उम्र में घर की बात मानना जरूरी होता है, सपने बाद में भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी में गोल्ड मेडल, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप, लेकिन उस गोल्ड मेडल के साथ एक इनामी राशि भी मिली, और उन पैसों से अनीता ने एक टिकट खरीदी, सपनों की नगरी मुंबई की। वो गई थीं दोस्तों के साथ बस एक थिएटर का नाटक देखने, लेकिन उसी थिएटर में उस रात किस्मत ने अपने दरवाजे खोल दिए। मशहूर लेखिका, समाज सेविका और जानी मानी मॉडल शोभा दे की नजर जैसे ही अनीता पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए उन्हें देखती ही रह गईं। मुस्कुराकर बोलीं, तुम स्टार मटेरियल हो, तुम्हें तुरंत मॉडलिंग में आ जाना चाहिए। और शायद यहीं से शुरू हुई एक साधारण लड़की की असाधारण कहानी। शोभा डे से मुलाकात के बाद जैसे अनीता की जिंदगी ने एक नया रंग पकड़ लिया हो। पहला मॉडलिंग असाइनमेंट था गॉडरेज कंपनी का। मेहनताना मिला 700 रुपये। रकम छोटी थी, लेकिन ये वो पहला कदम था जिसने आगे चलकर उन्हें आसमान तक पहुंचाया। धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग की दुनिया ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया, और देखते ही देखते अनीता भारत की पहली इंटरनेशनल मॉडल बन गईं। ऑफर्स की लंबी कतार थी, शूट्स थे, इंटरव्यूज थे, और इसी दौर में एक एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्हें मिले 1 लाख रुपए, जो रकम उन्होंने पूरी की पूरी गरीब और नेत्रहीन बच्चों को दान कर दी। वो पैसे नहीं थे, वो उनकी इंसानियत की रोशनी थी
जो शोहरत से भी ज्यादा चमकदार थी। लेकिन अनीता के मन में एक और सपना था, एक ऐसा सपना जिसका बॉलीवुड से कोई रिश्ता नहीं था। उनके जीवन में रिक था, एक लड़का जिससे वो दिल की गहराइयों से प्यार करती थीं, और उनकी पूरी प्लानिंग थी कि रिक से शादी करने के बाद वो पेरिस में बस जाएंगी, फिल्मी दुनिया से बहुत दूर, एक शांत जिंदगी। और उसी दौरान माहेश भाट की नजर एक मैगजीन में छपे अनीता के इंटरव्यू और तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर उन्हें इतनी गहराई तक प्रभावित कर गई कि उन्होंने बिना देर किए अनु से संपर्क किया और अपनी अगली फिल्म आशिकी में लीड रोल का प्रस्ताव दे दिया। अनु ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ मॉडलिंग करना चाहती हूं, मुझे हिंदी फिल्म्स में काम करने का जरा सा भी शौक नहीं। लेकिन महेश भट्ट भी अपनी जिद के पक्के थे। उन्होंने ठान लिया था कि अगर इस फिल्म में कोई हीरोइन होगी तो सिर्फ अनु अग्रवाल, वरना यह फिल्म बनेगी ही नहीं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 6 महीनों तक महेश भट्ट उन्हें मनाते रहे, और आखिरकार वो दिन आया जब अनु ने हां कह दी। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उस एक हां के साथ उनकी पूरी जिंदगी फिर एक बार बदलने वाली है। 1990 में आशिकी रिलीज हुई, राहुल रॉय के ऑपोजिट, जिनकी भी ये पहली ही फिल्म थी, और जो हुआ उसे तूफान कहना भी कम पड़ेगा। एक ऐसे दौर में जब माधुरी दीक्षित, जूही चावला और काजोल जैसी बड़ी अदाकाराएं बॉलीवुड पर राज कर रही थीं, एक बिल्कुल नई लड़की ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फिल्म रिलीज से पहले ही इसके गानों के कैसेट्स बाजार में आ गए थे और वो इतनी बड़ी सेंसेशन बने कि 1 करोड़ से भी ज्यादा कैसेट्स बिक गए। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे उस दौर में सोचना भी मुश्किल था। फिल्म रिलीज के अगले दिन जब अनु नींद से जागी तो घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। दीवारों पर लिखा था, आई लव यू अनु, और उसी मकान मालिक ने, जिसके पीजी में वो रहती थीं, उन्हें रातों रात बाहर निकाल दिया। लाखों दिलों की धड़कन बनी लड़की कामयाबी के अगले पल ही बेघर खड़ी थी। लेकिन यहीं पर एक बात है जो बहुत कम लोगों को पता है और जिसे सुनकर मन भारी हो जाता है। वो फिल्म जिसने उन्हें रातों रात स्टार बनाया, जिसने टी सीरीज के लिए करोड़ों की कमाई की, जिसने एक पूरी जनरेशन को नई आवाज दी, उसी फिल्म के लिए अनु को कभी पूरी पेमेंट नहीं मिली। अनु ने खुद कई मौकों पर कहा कि आशिकी के प्रोड्यूसर्स ने उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा, करीब 40%, कभी नहीं चुकाया। फिल्म ने करोड़ों कमाए, हर कोई उस फिल्म से आगे बढ़ा, लेकिन जिस एक्ट्रेस ने उस फिल्म को उसकी पहचान दी, वो दशकों बाद भी उस रकम का इंतजार करती रहीं। सोचिए उस दर्द को, जब आप किसी चीज को अपनी पूरी जान दे दो और बदले में जो वादा किया था वो भी पूरा ना हो। आशिकी के बाद किंग अंकल, तेरे मेरे सपने, मणि रत्नम की तमिल फिल्म थिरुडा थिरुडा काम आता रहा और वो करती रहीं। लेकिन एक तरफ ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में वो दर्द पक रहा था जो बाहर से कभी नहीं दिखा। अखबारों और मैगजीन्स में उनसे जुड़ी अफवाहों की भरमार थी और इन्हीं अफवाहों के शोर ने उनका वो रिश्ता तोड़ दिया जो उनकी सबसे बड़ी ताकत था। रिक और पेरिस का सपना, वो सब बिखर गया और अनु ने उस टूटन के बाद कभी दोबारा शादी के बारे में सोचा ही नहीं। उस टूटन के बाद उन्होंने घर बेचा, गाड़ी बेची, सामान बेचा और निकल पड़ी एक लंबे वर्ल्ड टूर पर। जो शोहरत थी, जो दौलत थी, जो नाम था, उन्होंने वो सब पीछे छोड़ दिया। 1994 में भारत लौटी तो एमटीवी के साथ डीजे की भूमिका में काम किया, करीब 4 साल। कुछ और फिल्म्स भी आईं, जन्म कुंडली, रिटर्न ऑफ द ज्यूल थीफ, लेकिन जो दीवानगी आशिकी ने दी थी वो दोबारा नहीं आई। और सच ये था कि अनु उस दुनिया में रहना चाहती भी नहीं थीं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अनयूजुअल मेमोयर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड में लिखा कि बॉलीवुड उनकी जिंदगी का सबसे दुख भरा दौर था। हर तरफ एक खेल था, हर रिश्ते में एक कैलकुलेशन था, और वो गोल्ड मेडल लेकर आई लड़की जो समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, उस दुनिया में एक प्रोडक्ट की तरह देखी जाती थी, इंसान की तरह नहीं। धीरे धीरे वो बॉलीवुड से दूर हटती गईं और योगा की तरफ मुड़ी। उत्तराखंड के एक आश्रम में उन्होंने दुनिया के शोर से दूर एक नई जिंदगी चुन ली और अपना नाम भी बदल लिया, अनु से आनंद प्रिया। अनु से आनंद प्रिया जैसे एक पुरानी जिंदगी को विदा दे रही हों, लेकिन किस्मत को अभी और बहुत कुछ दिखाना था।
29 अक्टूबर 1999। वो बरसाती सुबह जिसका जिक्र इस कहानी की शुरुआत में था। मुंबई से उत्तराखंड जाते हुए चौपाटी के पास कार बेकाबू हुई, 3 समरसॉल्ट्स खाए, और जो हादसा हुआ वो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल देने के लिए काफी था। शरीर में अनगिनत फ्रैक्चर्स, चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ, हाफ पैरालिसिस और मेमोरी लॉस। डॉक्टर्स ने परिवार से साफ कह दिया, बस कुछ दिनों की मेहमान हैं। लेकिन ऊपर वाले का लिखा कोई नहीं जानता। 29 दिन कोमा में रहने के बाद अनु की आंखें खुली तो थीं, लेकिन जो याद था वो गया था। चेहरा अब पहले जैसा नहीं था, चलना मुमकिन नहीं था, और सबसे दर्दनाक बात, जब किसी ने टीवी खोला और आशिकी चल रही थी तो स्क्रीन पर जो लड़की थी उसे अनु पहचान नहीं पा रही थी। वो लड़की वो खुद थी और उन्हें याद नहीं था। और खुद को नहीं पहचानना ये सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं था, ये अपनी पूरी जिंदगी से बेगाना हो जाना था। लेकिन यहां एक बात और है जो इस पूरी कहानी का सबसे तीखा हिस्सा है। जिस दुनिया ने उनसे इतना कुछ लिया था, जिस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने अपने सालों के सबसे कीमती वक्त दिए थे, वो दुनिया उनके सबसे मुश्किल वक्त में कहां थी। जवाब बहुत कड़वा है, कहीं नहीं। जहां कभी शोहरत के मेले लगते थे, जहां निर्माता नोटों से भरे बैग्स लेकर आते थे, वहां अब कोई नहीं था। लेकिन अनु ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया। उनके भीतर बस एक जिद थी, मुझे फिर से जीना है, मुझे फिर से खड़ा होना है। सालों की फिजियोथेरेपी, लंबा इलाज, अटूट हौसला, और आखिरकार वो दिन आया जब अनु अपने पैरों पर खड़ी हो गई। डॉक्टर्स जहां हार मान चुके थे, वहां उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति जीत गई। लेकिन चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वो खूबसूरती जिसके लिए पूरा देश दीवाना था, वो अब नहीं थी। और आज जब उनकी तस्वीरें सामने आती हैं तो लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं। सफेद बाल, बुढ़ापे की लकीरें, वो पुरानी चमक कहीं नहीं, लेकिन जो दिखता है वो शायद उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। उनकी आंखों में एक ऐसा सुकून है जो 1990 की उन तस्वीरों में कभी नहीं था, जब वो सबसे खूबसूरत दिखती थीं, सबसे ज्यादा चमकती थीं, भीतर से टूटी हुई थीं। और आज जब वो उस ग्लैमर से बहुत दूर हैं, उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति है जो किसी मेकअप आर्टिस्ट नहीं बना सकता। असली खूबसूरती शायद यही होती है। ठीक होने के बाद अनु ने एक फाउंडेशन बनाई, अनु अग्रवाल फाउंडेशन। उन लोगों को जोड़ा जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, डिप्रेशन के अंधेरे में खो गए थे, जिन्हें लगता था कि कोई रास्ता नहीं बचा। मुंबई में रहकर लोगों को मुफ्त योगा सिखाती हैं और अब तक 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रेरित कर चुकी हैं। वो लड़की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेकर सोशल वर्कर बनना चाहती थी, वो आज वही कर रही है, अपनी शर्तों पर, बिना किसी कैमरा के, बिना किसी स्पॉटलाइट के। खुद अनु कहती हैं, 55 साल की उम्र में मेरा असली जन्म हुआ है। और यहां एक सवाल है जो मन में बैठ जाता है, अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो क्या होता? क्या अनु उसी दर्द में रहती, उसी खालीपन में, उसी ऐसी दुनिया में जिसने उन्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा? या वो सब कुछ तोड़ देने वाला पल असल में वो था जिसने उन्हें वो रास्ता दिखाया जो हमेशा से उनका था? कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम मांगते हैं, वो हमें वो देती है जो हमें चाहिए, भले ही उस देने का तरीका बहुत दर्दनाक हो। जब आशिकी के वो गाने बजते हैं तो एक पूरी जनरेशन की आंखें भर आती हैं, एक नॉस्टैल्जिया होती है, एक पुरानी खुशबू आती है। लेकिन अब जब आप वो फिल्म देखें तो उस लड़की की आंखों में ध्यान से देखिएगा। उस मुस्कान के पीछे कितनी थकान थी, उस ग्लैमर के पीछे कितना अकेलापन था, उस फेम के पीछे एक इंसान था जो बस यही जानना चाहता था, मैं यहां क्यों हूं? अनु अग्रवाल को वो जवाब मिला 29 दिन के अंधेरे में, एक दर्दनाक रात के बाद, सब कुछ भूलकर और फिर खुद को नए सिरे से याद करके। उन्होंने वो जिंदगी छोड़ी जो दुनिया की नजर में परफेक्ट थी, और वो जिंदगी चुनी जो उनकी अपनी थी। और शायद हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। हम भागते रहते हैं उस चीज के पीछे जो दुनिया हमें बताती है, फेम, नेम, सक्सेस, और भीतर एक आवाज होती है जो कहती रहती है कि ये नहीं, कुछ और, तुम इसके लिए नहीं बने। अनु ने वो आवाज सुनी, देर से सुनी, दर्द से सुनी, लेकिन सुनी। आज वो सफेद बालों के साथ, बुढ़ापे की लकीरों के साथ, उस पुरानी चमक के बिना, शायद अपनी जिंदगी में पहली बार सच में जी रही हैं। तो दोस्तों,
ये थी आशिकी की वो मुस्कान जिसके पीछे छुपा था संघर्ष, दर्द, टूटन और फिर खुद को दोबारा पाने का सफर। अनु अग्रवाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी कभी कभी हमें गिराकर भी जीतना सिखा देती है। अगर आपको अनु अग्रवाल के बारे में कोई ऐसी बात पता हो जो शायद बहुत कम लोग जानते हों, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपकी राय जानना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही अनसुनी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।